Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st June 2022 and today's important MCQ for upcoming nursing recruitment exams are: first question. A client with schizophrenia is admitted to the inpatient mental health unit. When asked her name, she responds, I am Elizabeth, the Queen of England. Which should the nurse recognize this client statement is indicating? सीजोफ्रेनिया का पेशेंट हॉस्पिटल में है, आप उससे जब इसका नाम पूछते हैं तो वो बताती है कि वो एलिजाबेथ है, इंग्लैंड की महारानी। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद क्लाइंट में कौन सी कंडीशन हो सकती है, ऐसा आप अनुमान लगाते हैं? विजुअल इल्यूशन, लूज एसोसिएशन, ग्रैंडियोस डेल्यूशन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रैंडियोस डेल्यूशन। ग्रैंडियोस डेल्यूशन क्या है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई गलत बात सही लगे और वो उसे एक्सेप्ट कर ले, फिर आप उसे कितने भी तथ्य दें, लेकिन वो अपनी इस बात को, अपने इस बिलीफ को नहीं बदलता, ये कंडीशन डेल्यूशन कहलाती है। यहाँ पर ये पेशेंट खुद को एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी समझ रही है। ऐसा करते हुए वो खुद को ग्रेट मानती है और ये जो फीलिंग उसकी है, ये जो बिलीफ इसने बनाया है, ये गलत है, यानी ये डेल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें पर्सन खुद को गलत तरीके से ग्रेट मानता है, तो ये कंडीशन ग्रैंडियोस डेल्यूशन कहलाती है। डेल्यूशन बेसिकली अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होता है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात भी कर ली जाए, विजुअल इल्यूशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अंधेरे रास्ते पर चलते हुए वहाँ पड़ी कोई लकड़ी है, उसे आप सांप समझ लेते हैं, तो ये विजुअल इल्यूशन का उदाहरण है। इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस होती है, लेकिन इसे रॉन्गली परसीव किया जाता है। फिर हम बात करते हैं लूज एसोसिएशन की। लूज एसोसिएशन इज थिंकिंग दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पीच in which ideas that are unrelated shift from one subject। आप किसी एक टॉपिक के बारे में बात करते हुए दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं, तो एक से दूसरी चीज़ के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तो इस सिचुएशन को लूज एसोसिएशन कहते हैं। बात किसी चीज़ की चल रही है, एग्जाम्पल कोई और दिया जा रहा है, तो ये लूज एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। फिर आता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस के बिना पर्सन को यदि वो चीज़ परसीव हो रही है, तो इसे आप हेल्यूसिनेशन कहेंगे। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन क्या है? पेशेंट कहीं पर है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि वास्तव में वहाँ है ही नहीं। This is the example of auditory hallucination. Next question. Gomez classification is used to grade the condition of children in। Gomez classification किस सिचुएशन को ग्रेड करने में इस्तेमाल किया जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्री मैच्योरिटी, कार्डियक डिसऑर्डर्स। The right answer is option B, it is protein energy malnutrition। आइए जान लेते हैं गोमेज क्लासिफिकेशन क्या है।
Gomez classification is one of the earliest symptoms for classifying protein energy malnutrition in children based upon the percentage of expected weight for age. किसी भी बच्चे में प्रोटीन और एनर्जी की कमी के कारण जो डिजीज़ होता है उसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, और इसी के अंतर्गत आप क्वाशियोरकर और मेरास्मस जैसे दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेस को क्लासिफाई करते हैं, पढ़ते हैं। किस उम्र में बच्चे का वज़न आइडली कितना होना चाहिए, और जिस बच्चे में हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का असेसमेंट कर रहे हैं इस स्केल के अकॉर्डिंग उस बच्चे का वज़न कितना है, इन दोनों को कंपेयर करके हम बच्चे में पीईएम है या नहीं इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। आइए जान लेते हैं इसमें कितना वेट होना चाहिए। सिंपली यदि कहें तो अगर किसी बच्चे का वज़न आइडल वेट का 90% या इससे अधिक होता है तो आप इसे नॉर्मल कहेंगे, यानी इस बच्चे में पीईएम नहीं है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं है। अगर बच्चे का वज़न 76 से 90% होता है तो इसे माइल्ड माल न्यूट्रिशन या फर्स्ट डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहेंगे। बच्चे का वज़न जितना आइडल वज़न होना चाहिए उसका 76 से 90% के बीच है तो इसका मतलब है कि बच्चे में फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन है। अगर बच्चे का वज़न आइडल वेट से 61 से 75% के बीच है तो उसे सेकंड डिग्री या मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। अगर बच्चे का वज़न आइडल वेट से 60% या इससे कम है तो बच्चे को सीवियर माल न्यूट्रिशन है, थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन है। इसे और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी उम्र पर बच्चे का वज़न 10 साल का होना, इसे हम समझने के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका नाम है ए और ये एक्स ईयर का है और आइडली इसका वज़न इस उम्र पर 10 केजी होना चाहिए। एक्स साल के बच्चे का वज़न 10 किलो होना चाहिए, लेकिन अगर इस बच्चे का वज़न 7.6 से लेकर 9 केजी के बीच में हो तो इसे हम फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन बताएंगे। अगर इस बच्चे का वज़न 6.1 से 7.5 केजी के बीच में हो, यानी 6 किलो 100 ग्राम से 7.5 केजी के बीच का हो तो इसे हम सेकंड डिग्री माल न्यूट्रिशन कहेंगे। और यदि इस बच्चे का वज़न 6 किलो से भी कम हो जाए तो ये कंडीशन थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन कहलाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैबोरेटरी डाटा कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने पर कौन सा डाटा डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चेस्ट एक्सरे, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बीटा टाइप नेट्री यूरेटेड पेप्टाइड जिसे आप बीएनपी के नाम से जानते हैं। The right answer is option A. जब किसी पर्सन का हार्ट धीरे धीरे उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड को पंप नहीं कर पाए, ब्लड को बॉडी में फ्लो नहीं कर पाए तो ये कंडीशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाती है। कंजेस्टिव शब्द का मतलब है धीरे धीरे डेवलप होने वाला। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करवाने पर हमें हार्ट का साइज़ कितना बढ़ा हुआ है इस चीज़ का पता चल जाएगा। हार्ट साइज़ का बढ़ना कार्डियोमिगैली कहलाता है, यानी कि जब हार्ट फेल हो गया है, प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो हार्ट के अंदर और इसके आसपास ब्लड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होगा
और एक्सरे में ये चीज़ दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट और पल्मोनरी एडिमा चेस्ट एक्सरे द्वारा आइडेंटिफाई की जा सकती है और इन दोनों फाइंडिंग्स के बिहाफ पर हम पेशेंट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या नहीं इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड की सहायता से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन चेस्ट एक्सरे ज़्यादा सूटेबल माना जाएगा। बीएनपी का लेवल हार्ट फेलियर की कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1 सेकेंड या 0.8 सेकेंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स का समय लगता है। कार्डियक साइकिल क्या है? हार्ट की परफॉर्मेंस बेसिकली कार्डियक साइकिल के नाम से जानी जाती है। हार्ट की परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? हार्ट के द्वारा एक हार्ट बीट या कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने से लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने के बीच का समय। एक हार्ट बीट जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से लेकर दूसरी हार्ट बीट के शुरू होने का जो समय है, इस टाइम को ही हम एक कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं और इसमें 0.8 सेकेंड्स का समय लगता है। इस कार्डियक साइकिल के अंदर बेसिकली 2 पीरियड्स होते हैं। कार्डियक साइकिल के अंदर 2 पीरियड्स होते हैं। सबसे पहले होता है डायस्टोलिक पीरियड और फिर होता है सिस्टोलिक पीरियड। डायस्टोलिक पीरियड के दौरान हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं और हार्ट के अंदर ब्लड रिफिल होता है। सिस्टोलिक फेज के अंदर हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हार्ट के अंदर मौजूद ब्लड को एरोटा में डाल दिया जाता है, जिससे वो आगे बॉडी में सप्लाई होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे। कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट के शुरू होने से लेकर दूसरी हार्ट बीट शुरू होने तक का एक समय है। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे पहले इसे पूरी तरह से एक्सपेंड होना ज़रूरी है, पूरा रिफिल होना ज़रूरी है और 1 मिनट के अंदर हार्ट नॉर्मली 72 बीट्स परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी इन एंटीनेटल पीरियड इज एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रेगनेंसी के दौरान किस विटामिन की कमी के कारण कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है? विटामिन के, विटामिन डी, थायमीन या फॉलिक एसिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में विटामिन B9, जिसे आप फॉलिक एसिड भी कहते हैं, ना ले तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेसिकली बर्थ डिफेक्ट्स हैं, यानी जन्म के साथ ही होने वाले बर्थ डिफेक्ट्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल या स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होती है। बच्चे में विटामिन B9 की कमी के कारण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यदि अच्छी तरह से बन नहीं पाता तो ये कंडीशन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाती है। बच्चे में डेवलपमेंट के दौरान न्यूरल ट्यूब के द्वारा ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट
प्रेगनेंसी शुरू होने के साथ ही पहले ही मंथ में डेवलप हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे ही वुमेन ने कंसीव किया, प्रेग्नेंट हुई, तो उसके पहले ही मंथ में अगर विटामिन B9 पर्याप्त मात्रा में नहीं है, फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वुमेन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे। ज़्यादातर वुमेन्स में फर्स्ट महीने में प्रेगनेंसी हो गई है, इस चीज़ को पता ही नहीं होता और उसी दौरान न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। इसी वजह से फैमिली प्लानिंग जब की जानी होती है तो उससे कम 1 मंथ पहले डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की टैबलेट्स लेने के लिए कह देते हैं। उसका कारण यही है कि कंसीव होने के बाद अगर प्रॉपर फॉलिक एसिड नहीं हुआ तो पहले ही महीने में NTD हो सकता है। अब बात करते हैं इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइप्स की। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा वह कंडीशन है जिसमें बच्चे का जो स्पाइनल कॉलम है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाता, और इस प्रॉपर क्लोज ना हो पाने के कारण जिस जगह से ओपनिंग है वहाँ से नर्व्स बाहर निकल जाती हैं और भविष्य में इन नर्व्स के डैमेज होने की संभावना रहती है, जिससे बच्चे के लेग्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पूरी तरह से सही तरीके से क्लोज नहीं हो पाती। इस प्रॉपर क्लोज ना हो पाने के कारण यहाँ से नर्व्स बाहर निकली रहती हैं। बच्चे की कमर पर एक उभार जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके अंदर नर्व्स रहती हैं, और भविष्य में इन नर्व्स के डैमेज होने के कारण बच्चे के पैरों में पैरालाइसिस हो जाता है। इस पर्टिकुलर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइप को हम स्पाइना बाइफिडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो कि है एनेनसिफेली टाइप के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर बच्चे का जो ब्रेन और स्कल होता है ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। बच्चे का जो सर है, स्कल है, ब्रेन है, इसके पूरी तरह से डेवलप ना हो पाने के कारण बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, या फिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद डेड कर जाता है। ये कंडीशन एनेनसिफेली कहलाती है। ये भी एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। होपफुली आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। अगर आप नॉर्सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना बाइफिडा और एनेनसिफेली, इन दोनों ही कंडीशंस में बच्चा किस प्रकार से दिखाई देता है इसे ज़रूर देख लें, इसकी इमेजेस ज़रूर देख लें। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्रीवियसली ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिया इज अ टाइप ऑफ। मेनिया का किस प्रकार का डिसऑर्डर है ये आपको बताना है। थॉट डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है या न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, M फॉर मेनिया, M फॉर मूड डिसऑर्डर। मेनिया एक मूड डिसऑर्डर का टाइप है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। कोई भी पर्सन जब मैनिक एपिसोड से युक्त होता है तो उसकी बॉडी में एबनॉर्मल एलिवेटेड मूड, एक्सट्रीम एनर्जी लेवल, एक्सट्रीम मूड, एक्सट्रीम इमोशंस आदि देखने को मिलते हैं। हम सिंपली कह सकते हैं कि मैनिक फेज के अंदर जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, यूफेरिक स्टेज के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज आर देयर इन डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कुल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं? 4, 5, 6, 7।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ होते हैं, तो आप बताएंगे कुल 6 एरियाज़ हैं, जिसमें सबसे पहले है सब डिवीज़न, फिर उसके बाद आता है तहसील, उसके बाद आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, फिर आता है म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस, फिर आता है विलेज, फिर आता है पंचायत। ये टोटल 6 लेवल्स होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भारत के हर राज्य में मौजूद ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ होते हैं, जो कि हैं सब डिवीज़न, तहसील, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशन, विलेज लेवल, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर, हार्ट अटैक आने पर कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा देखा जाता है? हाइपोकैलीमिया, एनाफाइलैक्टिक शॉक, कार्डियक डिसरिथमिया, कार्डियक एनलार्जमेंट। प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कार्डियक डिसरिथमियाज। आइए इसके बारे में और जान लें। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन आर। जब भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होगा तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, देखे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाला कॉम्प्लिकेशन, जो कि लगभग एमआई वाले 80% में देखने को मिलता ही है, वो है डिसएरिथमिया। डिसएरिथमिया का मतलब है हार्ट की जो रिदम है वो बिगड़ जाती है। या तो हार्ट बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंप करेगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। सिंपली कहें तो या तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी या बहुत तेज़ हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डिसएरिथमिया। उसके बाद आता है कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर, पैपिलरी मसल्स डिसफंक्शन, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म और ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है, इसे भी जान लेते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय प्लूरेटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डाइटिस, फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस। किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आने के बाद अगर उसमें 4 फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं तो ये कंडीशन ड्रेसलर सिंड्रोम कहलाती हैं। ये 4 फाइंडिंग्स हैं प्लूरेटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डाइटिस, फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स प्रेशर ऑफ बीपी 140/90 mm of Hg इज। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140/90 है तो इसमें पल्स प्रेशर कितना होगा? 50 mm of Hg, 140 mm of Hg, 90 mm of Hg या इनमें से कोई नहीं? The right answer is option A, it is 50 mm of Hg। किसी भी पर्सन के अंदर यदि आपको पल्स प्रेशर कितना है इसे कैलकुलेट करना है तो आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर देंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है अपर बीपी, जो कि यहाँ पर 140 दिया गया है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है लोअर बीपी, जो कि यहाँ 90 दिया गया है। 140 में से 90 को जब आप घटाएंगे तो आने वाली वैल्यू आएगी 50 mm of Hg, और ये इस पेशेंट का पल्स प्रेशर होगा। पल्स प्रेशर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हार्ट जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, या यूँ कहें हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने पर
कितना फोर्स जनरेट किया जाता है, इसे ही हम पल्स प्रेशर कहते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले पर्सन में पल्स प्रेशर कितना होगा, तो आप इसे तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। हम जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को घटा देंगे तो आने वाली वैल्यू आएगी 40 mm ऑफ Hg। तो एक हेल्दी पर्सन में पल्स प्रेशर होगा 40 mm ऑफ Hg। एक और बेसिक पॉइंट है, हो सकता है आपको पता भी होगा, mm ऑफ Hg का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। आप हर बार ब्लड प्रेशर को बताने के लिए mm ऑफ Hg का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म होता क्या है? याद रखिएगा, mm को आप बोलते हैं मिलीमीटर, mm को आप बोलते हैं मिलीमीटर। तो मिलीमीटर्स ऑफ Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी यानी पारा, जो कि पीपी इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो हम कह सकते हैं mm ऑफ Hg का फुल फॉर्म है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इंडिया में, इंग्लैंड में या इटली में? The right answer is option D. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ था, या हम कह सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस शहर इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस शहर में हुआ था, जो कि इटली में है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, 13 अगस्त 1910 को, 13 अगस्त 1910 को कहाँ पर हुई थी? पार्कलैंड, पार्कलैंड जो कि लंदन में है। और लंदन किस कंट्री में है? ये इंग्लैंड में है। 13 अगस्त 1910 को पार्कलैंड जो कि लंदन शहर में है और इंग्लैंड कंट्री में है, उस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग आदि नामों से जाना जाता है। और हर साल इनके जन्मदिन यानी 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्रीमियन वॉर जो कि 1853 से 1856 के बीच हुई थी, उस वार में जितने भी सैनिक घायल हुए थे, उन सैनिकों की इन्होंने बहुत अच्छी तरह से केयर की थी, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। रात के समय जब वो इन घायल सैनिकों के हॉस्पिटल में जाती थीं, तब इनके हाथ में एक लैंप होता था, लालटेन होती थी, और उसी के उजाले में वो सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करती थी, उनकी फैमिलीज तक लेटर भी लिखती थी। तो इसलिए इस प्रेजेंस या अपीयरेंस के कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कितने दिनों में हो जाना चाहिए? 1 महीने में, 1 साल में, 45 दिन में या 21 दिन में? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 21 डेज में। पहले ये जो टाइम ड्यूरेशन था वो अलग था, उसमें 7 दिन में डेथ और 21 दिन में बर्थ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, जो कि 1969 बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के दौरान था। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और अब
21 दिनों के अंदर बर्थ और डेथ दोनों का ही रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर। हमारे शरीर में कुल कितनी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं? 33 पेयर, 7 पेयर, 12 पेयर या 31 पेयर? The right answer is option C, 12 pairs. टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 जोड़ी होती हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं तो आप बताएंगे 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर। फ्रेंड्स, एनाटॉमी का क्रेनियल नर्व्स एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसे क्विकली रिवाइज करें। 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम आपको याद होने चाहिए, मेरे साथ साथ इन्हें रिवाइज कीजिए। क्रेनियल नर्व 1 कौन सी है? यस राइट, ऑल्फैक्टरी। सेकंड, ऑप्टिक। थर्ड, ऑक्यूलोमोटार। फोर्थ, ट्रॉक्लियर। फिफ्थ, ट्राइजेमिनल। सिक्स्थ, एब्ड्यूसेंट। 7, फेशियल। 8, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। 9, ग्लोसोफेरेंजियल। राइट। 10, वेगस। 11, एक्सेसरी। 12th, हाइपोग्लॉसल। थैंक यू। इस तरह से ये क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे भी गए हैं। आपको नाम दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है, जैसे कि 7th क्रेनियल नर्व कौन सी है तो आप बताएंगे फेशियल। सेकंड कौन सी है तो ऑप्टिक। ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए सिरप अ 5-year-old चाइल्ड डज रिसीव। किसी 5 साल तक के बच्चे को विटामिन ए सिरप की कितनी डोज दी जाती है? 7 डोज, 8 डोज, 9 डोज या 10 डोज? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 9 डोज। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस जब किया जाता है, बच्चों को 5 साल तक की उम्र तक विटामिन ए दिया जाता है, तो इसमें टोटल 9 मेगा डोज दी जाती हैं। टोटल 9 मेगा डोजेस दी जाती हैं। सबसे पहली डोज जो है वो 9 मंथ्स की एज पर मीजल्स वैक्सीन के साथ दी जाती है, जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। उसके बाद सेकेंड डोज 16 से 18 महीने की उम्र पर डीपीटी बूस्टर के साथ दी जाती है, जो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। इस डोज के बाद हर 6 महीने के अंतराल में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए 5 साल की उम्र तक लगातार बच्चों को दिया जाता है, और ऐसा करते करते कुल 9 डोजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 years old preemie gravida patient admitted with severe pregnancy induced hypertension is given intravenous magnesium sulfate. The nurse should obtain which one of the following information? किसी 20 साल की प्रेमी ग्रेविडा मदर को हाई बीपी के चलते इंट्रावीनसली मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। इस मेडिसिन के साथ इस पेशेंट में कौन सी फाइंडिंग चेक करना जरूरी है? यूरिनरी आउटपुट एवरी 8 hours, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एवरी 4 hour, रेस्पिरेटरी रेट असेसमेंट, ब्लड प्रेशर एवरी 6 hours. The right answer is option C. देखिए, जब भी किसी वुमेन को मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट का असेसमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो सकता है।
उसकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कम हो सकती है, इसलिए रेस्पिरेशन चल रहा है या नहीं या कितना है, इस चीज़ का असेसमेंट जरूरी है। मैग्नीशियम सल्फेट प्रेगनेंसी के दौरान यदि प्री एक्लेम्शिया होता है तो वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। प्री एक्लेम्शिया क्या है? 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद यदि वुमेन में हाई बीपी, प्रोटीनूरिया और एडिमा हो तो ये कंडीशन प्री एक्लेम्शिया कहलाती है। और प्री एक्लेम्शिया कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। अगर किसी वुमेन में इस मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट। प्री एक्लेम्शिया यदि कन्वर्जेंस या कोमा के साथ आ जाए तो ये कंडीशन एक्लेम्शिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is negative symptom of schizophrenia? Schizophrenia डिजीज के लिए नेगेटिव सिम्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? एनहेडोनिया, डेल्यूशन, हेल्यूसिनेशन, क्लैग एसोसिएशन। The right answer is option A. सिजोफ्रेनिया लगभग सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप ज़रूर प्रिपेयर करें और पूरा प्रिपेयर करें। सिजोफ्रेनिया नॉन प्रिवेंटेबल चैलेंजिंग मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन इसे ट्रीट किया जा सकता है। सिजोफ्रेनिया डिजीज़ के पॉजिटिव सिम्टम्स में हम हेल्यूसिनेशन, डेल्यूशन, इलॉजिकल चेंजेस इन बिहेवियर और थॉट, हाइपर एक्टिविटी आदि को इंक्लूड करते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स की बात की जाए तो उनमें एनहेडोनिया, अपैथी, लेथार्जी, विड्रॉल फ्रॉम सोशल इवेंट्स और सेटिंग, ये सभी आते हैं। अगर सिजोफ्रेनिया को समय पर आइडेंटिफाई करके इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो इसे हम ठीक कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए मुख्य रूप से एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाती हैं, साथ ही साथ साइकोसोशियल इंटरवेंशंस भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सिजोफ्रेनिया में पाए जाने वाले नेगेटिव सिम्टम और पॉजिटिव सिम्टम्स के कॉन्सेप्ट को भी समराइज कर लेते हैं। देखिए, सिजोफ्रेनिया डिजीज़ होने से पहले पर्सन हेल्दी था, उस समय जो फाइंडिंग्स थी, सिजोफ्रेनिया डिजीज़ होते ही वो फाइंडिंग्स एब्सेंट हो जाएंगी, तो इन्हें आप नेगेटिव सिम्टम कहेंगे। जैसे एनहेडोनिया शब्द का मतलब होता है वह कंडीशन जिसमें पर्सन किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में एक्साइटमेंट या एंजॉय फील करता था, लेकिन डिजीज़ होने के बाद इस पेशेंट को उस एक्टिविटी करने में बिल्कुल भी एंजॉयमेंट फील नहीं होता। ये कंडीशन एनहेडोनिया कहलाती है। सो एंजॉयमेंट का एब्सेंस नेगेटिव सिम्टम बताता है। इसके ऑपोजिट पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होंगे? ऐसे सभी सिम्टम्स जो कि पेशेंट जब हेल्दी था तब उसमें नहीं थे, लेकिन डिजीज़ आने के बाद उसमें आ चुके हैं, वो सभी पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कहलाएंगे, जैसे कि डेल्यूशन, हेल्यूशन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबोरेटरी टेस्ट which confirms the diagnosis of myocardial infarction is। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस लेबोरेटरी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए सीरम कैल्शियम APTT, ऑप्शन बी सेडिमेंटेशन रेट एंड ALT, ऑप्शन सी LDH CKMB ट्रोपोनिन, या फिर ऑप्शन डी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। The right answer is option C. It is LDH CKMB troponin.
LDH, CKMB और ट्रोपोनिन ये सभी कार्डियक मार्कर्स या कार्डियक इंडिकेटर्स के नाम से जाने जाते हैं। जब भी किसी पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर में मायोकार्डियल टिश्यूज़ में डैमेज होता है और इस डैमेज के बाद यहाँ मौजूद LDH, CKMB और ट्रोपोनिन नामक प्रोटीन बाहर निकलते हैं, ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ने लगती है। ब्लड टेस्ट में अगर इन तीनों का लेवल बढ़ा हुआ मिले तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट में कार्डियक सेल्स डैमेज हुई हैं, इसे हार्ट अटैक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपरटेंसिव पेशेंट इज बीइंग गिवन प्रोप्रानोलॉल इन रेल, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ड्रग। किसी हाई बीपी वाले पेशेंट को प्रोप्रानोलॉल दिया जा रहा है, तो इस ड्रग का एक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, वैसोडाइलेशन अकर रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन कार्डियक आफ्टरलोड। इन मेडिसिन के कारण ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और कार्डियक आफ्टरलोड भी कम हो जाएगा। या फिर ऑप्शन बी, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड अ राइज इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा जिसकी वजह से आर्टेरियल बीपी बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी, डिक्रीज इन कार्डियक रेट विथ अ रिजल्टिंग इन कार्डियक आउटपुट। इन मेडिसिन से जो कार्डियक रेट है वो कम हो जाएगी जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। ऑप्शन डी, पेरिकार्डिनल फ्लूइड इज डिक्रीज्ड thus डिक्रीजिंग द कार्डियक वर्कलोड। इस मेडिसिन के कारण जो पेरिकार्डिनल फ्लूइड है वो कम होगा, साथ ही साथ कार्डियक वर्कलोड भी कम हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रोप्रानोलॉल मेडिसिन देने से पेशेंट की जो कार्डियक रेट है वो कम होगी और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रोप्रानोलॉल मेडिसिन बताई गई है ये बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, या इसे आप बीटा ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं। इस ग्रुप की सभी मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनके नाम के पीछे LOL लोल लगा होता है, जैसे कि प्रोप्रानोलॉल। और भी एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ब्यूसिनोडॉल, लेबेटालॉल, पेनब्यूटेलॉल, स्टेडॉल, टीमोलॉल आदि। ये मेडिसिन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती हैं, हार्ट रेट को कम करती हैं और जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है कम हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो हार्ट रेट को कम करती हैं, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल इज टर्म्ड एज। अगर किसी पर्सन में बॉडी टेम्परेचर हाई से अचानक नॉर्मल हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है। क्राइसिस, स्टेडियम, लाइसिस, डिक्लाइन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, इट इज कॉल्ड क्राइसिस। क्राइसिस ऑफ टेम्परेचर का सिंपल मीनिंग है किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अगर अचानक से कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो ये कंडीशन क्राइसिस कहलाती है। मान लीजिए किसी पेशेंट को हाई फीवर था और अचानक से उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, तो अचानक टेम्परेचर में आई ये कमी क्राइसिस कहलाती है। क्राइसिस को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या इसे दो टाइप से बता सकते हैं। एक होता है ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। अगर किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाई से अचानक लो होता है और इस घटना के कारण क्लाइंट की जो कंडीशन है, हेल्थ है,
वो बेहतर हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, तो इसे आप ट्रू क्राइसिस कहेंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन में हाई बॉडी टेम्परेचर अचानक से लो हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इस पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो सुधरती नहीं है, इम्प्रूव नहीं होती, तो ये कंडीशन फॉल्स क्राइसिस कहलाती है। ट्रू क्राइसिस में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने के साथ हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, जबकि फॉल्स क्राइसिस में बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल होता है अचानक, लेकिन पेशेंट की हेल्थ में सुधार नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स क्राइसिस। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse adds 20 MEq of potassium chloride to the IV solution of a client with diabetic ketoacidosis. What is the primary purpose of administering this drug? Important question है ये। एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है और इस पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान आप 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड को आईवी सॉल्यूशन में मिक्स करके पेशेंट को दे रहे हैं। इस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का मेन पर्पस क्या है ये आपको बताना है। क्यों केसीएल इसे दिया गया? ऑप्शन ए ट्रीट हाइपरअपनिया, ऑप्शन बी प्रिवेंट फैसिड पैरालिसिस, ऑप्शन सी रिप्लेस एक्सेसिव लॉसेस, ऑप्शन डी ट्रीट कार्डियक डिसरिथमियाज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए इसका रैशनल जान लेते हैं। वंस ट्रीटमेंट विथ इंसुलिन फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज बिगन, पोटेशियम आयन री एंटर्स टू सेल अलॉन्ग विथ रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड्स आर नीडेड। देखिए, किसी भी पेशेंट में डायबिटीज़ जब होती है तो उसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जैसे ही पर्सन को इंसुलिन देते हैं तो ब्लड में मौजूद ये एक्स्ट्रा शुगर जो है ये सेल्स के अंदर चली जाती है। ये जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन के कारण कोशिकाओं के अंदर चली जाती है और ब्लड के अंदर नॉर्मल मात्रा में ब्लड शुगर बचती है। जब पेशेंट में इंसुलिन दिया जाता है तो ब्लड शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ जो पोटेशियम है वो भी सेल्स में चले जाता है और ब्लड के अंदर पोटेशियम की भी कमी हो जाती है। तो जब भी हम शुगर का ट्रीटमेंट इंसुलिन के साथ करते हैं, या यूं कहें कि इंसुलिन के द्वारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस दौरान ब्लड में शुगर की मात्रा के साथ साथ पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड शुगर और पोटेशियम दोनों ही सेल में चले जाते हैं। तो ब्लड में पोटेशियम की कमी ना हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे। और याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड को कभी भी आप बिना डाइल्यूट किए नहीं देंगे, कभी भी इसका बोलस नहीं देंगे। इसे हमेशा डाइल्यूट करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे एडमिनिस्टर करेंगे, अदरवाइज पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कुछ ही सेकंड्स में पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टिपिकल ECG पैटर्न in the appropriate leads of acute myocardial infarction। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होने के बाद कौन सा ECG चेंज देखने को मिलता है? ST डिप्रेशन एंड T वेव इन्वर्जन, ST सेगमेंट एलिवेशन, डीप T वेव इन्वर्जन, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न। The right answer is option B, it is ST segment elevation। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक होने पर
ईसीजी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इस क्वेश्चन को इमेज बेस्ड क्वेश्चन में और एमसीक्यू फॉर्म में प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एज अ नर्स आपको इमरजेंसी में इस पेशेंट की ईसीजी में इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। हार्ट अटैक के बाद पेशेंट की ईसीजी में आपको जो टी वेव है वो लार्ज मिलेगी, पीक्ड मिलेगी, या यूं कह सकते हैं हाइपर एक्यूट टी वेव्स हो जाती है। उसके बाद एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखा जाता है और फिर नेगेटिव टी वेव्स आती हैं। साथ ही साथ एबनॉर्मल क्यू वेव्स भी देखने को मिलती हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 4 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपको हार्ट अटैक वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले लार्ज पीक्ड टी वेव, जिसे आप हाइपर एक्यूट टी वेव्स कह सकते हैं। उसके बाद एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, फिर नेगेटिव टी वेव होगी और फाइनली पैथोलॉजिक क्यू वेव डेवलप होंगी। ये 4 फाइंडिंग्स आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज मॉनिटर्ड ड्यूरिंग हेपेरिन थेरेपी। अगर किसी पेशेंट को आप हेपेरिन एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको कौन सा पैरामीटर लगातार मॉनिटर करना चाहिए? पीटी, एपीटीटी, सीटीबीटी। प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिएगा, अगर किसी पेशेंट को आप हेपेरिन दे रहे हैं जो कि सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, उस पेशेंट में आपको एपीटीटी टेस्ट करवाते रहना आवश्यक है, जो कि ब्लड में, बॉडी में इस मेडिसिन के लेवल को बताता है। एपीटीटी का फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। हेपेरिन की एंटीडोट के रूप में आप प्रोटामिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके साथ ही वॉरफेरिन, जो कि एक ओरल एंटीकोगुलेंट है, वॉरफेरिन जो कि ओरल एंटीकोगुलेंट है, ये मेडिसिन जब दी जाती है तो इसके साथ पीटीआईएनआर टेस्ट करवाया जाता है। पीटीआईएनआर का फुल फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, और वॉरफेरिन के साथ एंटीडोट के रूप में विटामिन के दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 phases ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन सी 3 फेजेस होती हैं? प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स, रिकवरी। प्रिपरेशन, प्लानिंग, परसेप्शन। प्लानिंग, इवैक्यूएटिंग एंड रिकवरी। इवैक्यूएटिंग, रिकवरी एंड प्रिपरेशन। The right answer is option A. डिजास्टर यानी कि कोई आपदा आने पर अचानक से उसे मैनेज करने के लिए 3 फेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि हैं प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स, रिकवरी। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की 4 फेजेस कौन कौन सी होती हैं, तो इस सिचुएशन में आप याद रखेंगे, सबसे पहली होती है मिटिगेशन, फिर होती है प्रिपेयर्डनेस, फिर होती है रेस्पॉन्स और फिर होती है रिकवरी। तो मिटिगेशन एक एक्स्ट्रा स्टेज है। अगर 4 स्टेजेस पूछी जाएं, 4 फेजेस पूछी जाएं तो मिटिगेशन को ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज प्रिपरेशन, रेस्पॉन्स और रिकवरी तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज टू द बोन इज एक्चुअली ब्रोकन इन स्मॉल क्रैक्स और माइनर फॉर्म। अगर किसी बोन के अंदर स्मॉल क्रैक्स आ जाए, हल्की दरार आ जाए या माइनर इंजरी हो तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? सिंपल फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर, कॉन्ट्यूशन या मल्टीपल? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड हेयरलाइन फ्रैक्चर।
A hairline fracture, also called as stress fracture, is a small crack or severe bruising within a bone. जब किसी बोन के अंदर कोई स्मॉल क्रैक आ जाए, हल्की दरार पड़ जाए, तो इसे आप हेयरलाइन फ्रैक्चर कहेंगे या फिर इसे कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है. दिस इंजरी इज मोस्ट कॉमन इन एथलीट्स, स्पेशली एथलीट्स ऑफ स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व रनिंग एंड जंपिंग. और ये जो हेयर लाइन फ्रैक्चर है अक्सर उन खिलाड़ियों में देखने को मिलती है जो कि रनिंग और जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो. अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. बेस्ट ऑफ लक.